चाहते हैं, उनको बोलने वाला आदमी नहीं चाहिए। मैं आईएएस बन जाऊं, कलेक्टर बन जाऊं, मैं उनका मुख्यमंत्री बनकर झंडा उठाऊं, बहुत अच्छा। लेकिन जब मैं इस देश के गरीब, शोषित, वंचित 90% लोगों के हक अधिकार की बात करूं, वो उसको मारना चाहते हैं। ये मानसिक लड़ाई है। मैं 10 साल से इस सरकार से लड़ रहा हूं। सोचिए, मेरे ऐसा आदमी जो हवाई चप्पल पहनता है, मैं इनकम टैक्स ईडी का 10 साल से जांच झेल रहा हूं। अगर आपको लगता है कि आप लोग बच जाएंगे तो आप लोग बहुत खुशफहमी में हैं। इस देश का बहुजन समाज डरा हुआ है, सहमा हुआ है, और जो पढ़ा लिखा है, जो समझता है, वो और गद्दार है। वो अपने आरामगाह से निकलना नहीं चाहता है और बोलना नहीं चाहता है। और मुझे जिंदगी लंबी नहीं चाहिए। मेरी लड़ाई इज्जत से मौत की है। जलालत की जिंदगी उनको मुबारक हो। बाबा साहब को कोई मार देगा, फूले पेरियार अंबेडकर को कोई मार देगा? ये सब नहीं समझिएगा, नहीं बोलिएगा तो आपके सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे। आप मरेंगे नहीं, आप रहेंगे। आपके शरीर पर कपड़ा नहीं होगा, आपके पेट में खाना नहीं होगा। और अगर ये सब हो भी गया, खाना और पेट, तो आपकी डिग्निटी, आपके आत्मसम्मान को रोज रौंदा जाएगा। आपको कहा जाएगा ये छोट जात है, नीच जात है, और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई फूले पेरियार में बैठकर नहीं आएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है, बुद्ध ने कह दिया है, सबको मरना है, कोई वापस नहीं आएगा। कुछ ऐसा कर जाइए कि समाज आपको याद रखे। आज पिछड़े के नाम पे एक प्रधानमंत्री बना हुआ है और इस देश के बच्चों का आरक्षण खत्म हो रहा है। जानबूझकर पिछड़े मुख्यमंत्री को, ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री को बनाया जा रहा है जिसके हाथ से लिखवाया जा रहा है कि आरक्षण खत्म करो। इस देश में जातियां इसलिए बनाई गई थी कि कोई जाति के हिसाब से बाल काटेगा, कोई नाला साफ करेगा, कोई सड़क बनाएगा, कोई बिल्डिंग बनाएगा। पूछिए अपने आसपास में कौन लोग कचरा उठाते हैं, कौन लोग बर्तन साफ करते हैं, कौन चौकीदारी का नौकरी करता है, किसके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं है, किसकी बहन बेटियों के साथ रेप होता है तो एफआईआर नहीं लिखा जाता है। ये कॉलेज यूनिवर्सिटी में जिनके बच्चे सीबीएसई का एग्जाम दिए होंगे, उनको पूछ के देखिए। सारे दलित पिछड़ों को चुन चुन कर उनको बच्चे को बाहर किया जा रहा है कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। हमारे जो नए जेनजी हैं, उनको लगता है कि अब जातिवाद कहां है। अरे भैया, जातिवाद अब महीन हो गया है। अब जातिवाद शहरों में है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में है, कॉर्पोरेट में है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में है। इस देश के 90% लोगों के पास न जमीन है, न बिजनेस है, न इमारत है, न बिल्डिंग है। बाबा साहब का संविधान है, वोट का अधिकार है, उसको किसी कीमत पर बचाइए, नहीं तो हमारी आने वाली नस्लें गूंगी, बहरी, लाचार और बेबस हो जाएंगी। मेरा परिचय तो नहीं है सब लोगों से, मैं अपना परिचय दे दे रहा हूं। मैं एक यूट्यूबर हूं। 15 साल टेलीविजन में नौकरी की, टीवी अखबार में। बाद में लगा कि जिस समाज में पैदा हुआ हूं, दलित पिछड़ों की आवाज ही नहीं बन पा रहा हूं, तो टेलीविजन की नौकरी छोड़ के और फिर हमने यूट्यूब शुरू किया। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है नेशनल दस्तक। आप लोग जानते हैं कि नहीं? सही में सब लोग? अरे देखिए, 11 मिलियन सब्सक्राइबर है, गरीब आदमी नहीं हूं, हल्के में मत लीजिए। मैं सही कह रहा हूं, देखिए जाके। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? एक अफ्रीकन नागरिक का कोट है। आप सब लोग नेल्सन मंडेला को जानते हैं। नेल्सन मंडेला की जो पत्नी थी, नेल्सन मंडेला ब्लैक समुदाय से थे, लगभग 37 साल जेल में रहे और बाद में वो अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। वैचारिक रिश्ता क्या होता है वो समझिए। भाई साहब ने छेड़ दिया तो मैं थोड़ा उसको आगे बढ़ाता हूं। नेल्सन मंडेला की पत्नी जो है वो धार्मिक रूप से उनसे सहमत नहीं थी। मंडेला ने उनको छोड़ दिया, वो अलग हो गए, तलाक ले लिए। पता है क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि ये जो गोरे हैं वो आए अफ्रीका और उन्होंने हमारे हाथ में धर्म ग्रंथ रख दिया और हमारी जो जमीन की पेपर थी वो ले लिया। और एक नेल्सन मंडेला की वजह से आज अफ्रीका के किसी भी देश में कोई गोरा शासक नहीं है, सारे के सारे ब्लैक लोग हैं। एक मंडेला की वजह से। एक अमेरिका में
सोचिए, मार्टिन लूथर हुए, किंग मार्टिन लूथर। अमेरिका की 15% आबादी है ब्लैक समुदाय की, 15%। आज आप बीबीसी देखिए, सीएनएन देखिए, सिनेमा देखिए, खेल देखिए, हर जगह आपको ब्लैक कम्युनिटी के लोग मिलेंगे। लेकिन मैं जब भारत के बारे में सोचता हूं तो कई बार मैं अपना सर पीट लेता हूं। यह अद्भुत देश है और अद्भुत यहां का शोषित वंचित तबका है, जिसको बाबा साहेब ने संविधान में दलित, पिछड़ा, किसान आदि। ये भाषण मेरा रिकॉर्ड होना चाहिए, हो रहा है ना? मैं दिख रहा हूं ना? सरकार भी नजर रखती है, बहुत एफआईआर होता है। अभी एक भाई भी चला गया अंदर जेल में, कहा गया पता है? इस इलाके में, मैं भी उसका फैन हूं, बड़ा अच्छा कॉमेडी करता था। वो आदमी को इसलिए जेल में डाल दिया गया क्योंकि वो पैसा बना रहा था। और सोचिए, आप लोग को अचरज लगेगा, इस देश में आप कितना भी टैलेंटेड हैं, कितना भी सुंदर है, एक्टिंग आती है। आपने दिल्ली में जो एक्टिंग के सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, या पुणे में एफटीटीआई है, या एनएसडी है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, वहां से एक्टिंग कर लीजिए, आपको सफलता नहीं मिलेगी। राजपाल यादव को देख रहे हैं ना? क्योंकि उसके नाम में यादव लगा है, वो पिछड़े समाज का है। आपको सीने से नकार दिया जाएगा। मैं टीवी अखबार में पत्रकार था, आज मुझे मैक्सिमम 25 करोड़ लोग सुनते हैं। लेकिन जब मैं टीवी में था तो मैं वहां रिपोर्टर नहीं बन सकता था, एंकर नहीं बन सकता था, क्योंकि मैं बैकवर्ड समाज से था और वो ये बात जानते थे। ये मेरिट जो कहते हैं ना, मेरिट, ये मेरिट कुछ नहीं होता है। सबसे बड़ा मौका होता है कि आपको मौका मिले कि नहीं। अगर आप एक पत्थर घिसने, धान की खेती करने वाली को संसद में बैठा दीजिएगा तो वो भी 5 साल में भाषण देना सीख जाएंगे। लेकिन बहुजन, दलित, पिछड़ों को कहा जाता है कि तुम्हारा रंग रूप अच्छा नहीं है, तुम कपड़ा अच्छा नहीं पहनते हो, तुमको बोलने नहीं आता है। ये सारे शोषण के हथियार है और तरीके हैं। और उससे भी बड़ी विडंबना देखिए, मैं जिस सेक्टर में काम करता था, इस देश में आज के समय में जब संविधान लागू हुआ और आरक्षण का व्यवस्था हुआ तो दलित आईएएस बन सकता है, पिछड़ा आईएएस, कलेक्टर, नासा में भी है। मेरे कई दोस्त इसरो और नासा में भी नौकरी करते हैं, कैम्ब्रिज और कैलिफोर्निया में भी पढ़ाते हैं। लेकिन वो मीडिया में एंकर और पत्रकार नहीं हो सकते हैं। जातिवाद का सबसे अभेद किला है वो, और इसका राजनीति पर कितना असर है वो बता रहा हूं। इस देश में सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री किसका नाम बताया गया? बताइए आप लोग। हमारे दिमाग में बैठा दिया गया कि इस देश में सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री जो है वो लालू यादव है और चारा चोरी करते हैं। और हमने मान भी लिया। क्यों? क्योंकि वो पिछड़ा समाज का बेटा था, वो उस दर्द को झेल के आया था और वो कहता था कि हम दलित पिछड़ों का बाल काटेंगे, स्कूल कॉलेज भेजेंगे। इसलिए लालू यादव को बदनाम किया गया। जननायक कर्पूरी ठाकुर, मैं बिहार से आता हूं, सम्राट अशोक की धरती से, जहां से कभी ये देश चलता था। सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य। आप सोचिए, इस देश का सबसे शानदार मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर, जिन्होंने दलित समाज को बंदूक के लाइसेंस दिए। जब वो मुख्यमंत्री थे, वो नाई समाज से आते थे, जो ओबीसी समाज है। एक जातिवादी मनुवादी ने कहा उनके पिता को कि क्या हुआ, तुम्हारा बेटा मुख्यमंत्री बन गया तो क्या हुआ, तुम्हें मेरा दाढ़ी काटना पड़ेगा और बाल काटना पड़ेगा। वो चाहते तो उसको जेल में डाल देते, नहीं गए। बहुत विजनरी आदमी थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर गांव गए और कहे कि बाबू साहेब, हमारा बात क्या, हम आपका बाल दाढ़ी काटेंगे, लेकिन हमारा एक फरमाइश है। बोला क्या? गदगद बाबू साहेब के मुख्यमंत्री कह रहा है, कहे कि आपको जमीन देनी पड़ेगी, जितनी जमीन है आप सब हमरे नाम कर दीजिए, आपका मुख्यमंत्री बाल दाढ़ी काटेगा। और वो जमीन दिया और उसी पर कॉलेज, यूनिवर्सिटी बना और उसी से हम लोग पढ़ के निकले हैं। वो विजन था उस आदमी का। लालू यादव अगर चरवाहा विद्यालय में खुलता तो मैं आज आपके सामने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई करके
ये लंबा लंबा भाषण न देता। हम लोग दिन भर बकरियां चराते थे, गन्ना काटते थे, प्याज की खेती करते थे, और लालू यादव ने जब चरवाहा विद्यालय खोला तो अपनी बकरी भी ले जाते थे, अपनी गाय भी ले जाते थे और उसी चरवाहा विद्यालय में पढ़े, और वहां से पढ़ के दिल्ली तक का सफर तय किए। ये था लालू यादव का विजन, लेकिन उनको भ्रष्ट कहा गया। ये था कर्पूरी ठाकुर का विजन, लेकिन वो सिर्फ 2 साल मुख्यमंत्री रह पाए। लेकिन सोचिए, आज पिछड़े के नाम पे प्रधानमंत्री बना हुआ है और इस देश के बच्चों का आरक्षण खत्म हो रहा है। आज पिछड़ा दलित के नाम, दलित तो कोई मुख्यमंत्री नहीं है आजकल, पिछड़ा जिसमें चेतना ही है, जानबूझकर पिछड़े मुख्यमंत्री को, ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री को बनाया जा रहा है जिसके हाथ से लिखवाया जा रहा है कि आरक्षण खत्म करो। जिसके मुख्यमंत्री रहते हो आप उसको बोल भी नहीं सकते हैं, आपको लगेगा तुम्हारा पिछड़ा मुख्यमंत्री है, और सब कुछ उसी के से करवाया जा रहा है। ये जो जातिवादी सोच के लोग हैं ना, आप डाल डाल हैं और उत्पात पात है। वजह क्या है कि हमने नेल्सन मंडेला से नहीं सीखा, अगर मेरा भाई भी जातिवाद का पक्षधर है तो हमें उसका भी विरोध करना पड़ेगा। ये जाति क्यों बनी थी? इस देश में जातियां इसलिए बनाई गई थी कि कोई जाति के हिसाब से बाल काटेगा, कोई नाला साफ करेगा, कोई सड़क बनाएगा, कोई बिल्डिंग बनाएगा। इस देश में एक जाति बनाई गई थी, वो कॉलेज जाएगा, यूनिवर्सिटी जाएगा, पढ़ाई करेगा, और आज भी यही चल रहा है। आपको क्या लगता है, ये जो आप कुर्सी पर बैठे हैं, बढ़िया बढ़िया शर्ट पहने हुए हैं, हमको किसी भगवान ने दे दिया है? अरे बाबा साहब अम्बेडकर विदेश जाके नहीं पढ़ते और संविधान में हमारा अधिकार नहीं दिलाते तो हम आज नाले में गिरे होते और कीचड़ साफ कर रहे होते। पूछिए अपने आसपास में कौन लोग कचरा उठाते हैं, कौन लोग बर्तन साफ करते हैं, कौन चौकीदारी का नौकरी करता है, किसके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं है, किसकी बहन बेटियों के साथ रेप होता है तो एफआईआर नहीं लिखा जाता है। वो 90% दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी और अल्पसंख्यक है। और ये तब हो रहा है जब हमारे पास संविधान है और हमारे लोग मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति के पद पर बैठे हुए हैं। इसलिए हो रहा है कि वो राष्ट्रपति तो बन गए हैं, मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन उनके अंदर विचार नहीं है। वो उसी जातिवाद का झंडा उठा रहे हैं। उनको लगता है कि मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि उनका इस्तेमाल हो रहा है। एक मुख्यमंत्री, एक विधायक बन जाने से समाज का भला नहीं होता है। समाज का भला तब होता है जब वो मुख्यमंत्री और मंत्री समाज के लिए पॉलिसी बनाए। बाबा साहब थोड़े दिनों के लिए कानून मंत्री रहे, अगर वो हिंदू कोड बिल नहीं लाते तो इस देश की महिलाओं को 50% महिलाओं को अधिकार नहीं मिलता। क्या ये झूठ है? अगर बीपी मंडल नहीं होते, ओबीसी कमीशन को उन्होंने इस शिल्प में नहीं गाथा होता तो आज ओबीसी के लोग नौकरी चाकरी में नहीं होते। अब आगे बढ़ा रहा हूं, नौकरी तो मिल गई। राजेंद्र प्रसाद सिंह एक बड़े इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि अगर आप दलित हैं, पिछड़ा है, किसान है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक हैं, नौकरी पा सकते हैं, लेकिन नौकरी करके दिखाइए। रोज ह्यूमिलिएट किया जाता है, रोज उनको नीचे दिखाया जाता है। आप एसपी हो जाइए, डीएम हो जाइए, कलेक्टर हो जाइए, आपको रोज जाति के नाम से टॉर्चर किया जाएगा। और इसकी वजह है कि हमको जाति में जिसने बांटा था वो खुश है, लेकिन वो बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ रहा है। क्यों? क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि जाति छोड़ो और जमात बनो। हजारों जातियों को उन्होंने कहा एससी, एसटी, ओबीसी हो। आप बन के देखिए ओबीसी, आपकी आबादी 60% हो जाती है। लेकिन जब आप कुर्मी बन जाते हैं, यादव बन जाते हैं, कुशवाहा बन जाते हैं, नाई बन जाते हैं, तो आपकी आबादी मुट्ठी भर हो जाती है। बाबा साहब से बड़ा विजन नहीं था किसी का। उन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानियां दी थी। वो चाहते तो हमसे और आपसे बेहतर जिंदगी इंग्लैंड में जी सकते थे। मैं फिर कह रहा हूं, अपने समाज का भी हो, लेकिन वो विचार किस धारा किसकी है, ये आपको तय करना पड़ेगा कि वो हमको
200 साल पीछे ले जाना चाहता है या हमारे संवैधानिक अधिकार की रक्षा करना चाहता है, ये आपको तय करना पड़ेगा। मैं इस तरह की कठोर बातें बोलना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारा समाज अभी इतना परिपक्व नहीं हुआ है। आप सोचिए, इस देश में जातिवाद की जड़ें कितनी गहरी हैं, और हम दलित पिछड़ों ने भी सीख लिया है। एक बाप अपने बेटी से सबसे ज्यादा प्यार करता है, हम भी करते हैं, लेकिन हम उस बेटी की भी हत्या कर देते हैं जब वो कास्ट बैरियर तोड़ के अपने जिंदगी के फैसले करती है। मैं बिहार से आता हूं, ओबीसी समाज के एक डॉक्टर को उसके जातिवादी गुंडे ने जाके गोली मार दिया क्योंकि उसने जाति का बैरियर तोड़ के शादी की थी। आप कहते हैं जातिवाद खत्म हो जाएगा। जातिवाद इसलिए है क्योंकि जाति के नाम पर जो पीड़ित लोग हैं वही उसको ढो रहे हैं। और एक विडंबना देखिए, सबसे बड़ी जो विडंबना है, ये जातिवाद की लड़ाई वो नहीं लड़ सकता है जो ठेला चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, मजदूर है, लाचार है, बेबस है। ये बीमारी ही तब समझ में आती है जब आप कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएंगे। अंधविश्वास, कर्मकांड और जातिवाद, ये तीनों तब समझ में आता है जब आप पीएचडी कर रहे हो या फिर कोई आपको समझाने वाला हो। इतना महीन बीमारी है ये कि भाई साहब समझ में ही नहीं आता है। मैं जब गांव में था तो नहीं समझ पाया, जब मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में गया, जेएनयू कैंपस में गया, तब मुझे जातिवाद समझ में आया कि ये कितना महीन है। एक उदाहरण दो, अगर गलती से कोई यादव, कुर्मी, कुशवाहा या दलित पिछड़ा समाज की भलाई करने लगेगा तो उसको इतना बदनाम किया जाता है, लालू यादव की तरह या मायावती जी की तरह। मायावती जी ने सबसे ज्यादा एक मुख्यमंत्री रहते हुए 17 यूनिवर्सिटियां खोली, सबसे ज्यादा एक मुख्यमंत्री के तौर पे आप आकलन कीजिए। ये जातिवाद इतना महीन है, पूरे बिहार यूपी में कहा जा रहा है कि सारा हिस्सा यादव खा गया। अरे तुम कास्ट सेंसस तो कराओ, तब ना मानेंगे। बिहार में कहा गया कि सारा हिस्सा कुर्मी खा गया। मध्य प्रदेश में कहा जाएगा मुख्यमंत्री हो गया जात वाला तो यादव खा गया। पता चला किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। पिछले 12 सालों में आपकी नौकरियां खत्म हो रही है। ये कॉलेज यूनिवर्सिटी में जिनके बच्चे सीबीएसई का एग्जाम दिए होंगे उनको पूछ के देखिए, एक तो 50% दलित पिछड़ा स्कूल कॉलेज ही नहीं जाता है। गलती से कोई मैट्रिक तक चला गया तो वो फिर ड्रॉप आउट हो जाता है। उसमें भी अब कुछ एक 15% मिडिल क्लास पैदा हो गए हैं, वो अपने बच्चों को 10+2 और ग्रेजुएशन में डालना चाहते हैं। तो अब ये पेपर लीक का ड्रामा चल रहा है। सारे दलित पिछड़ों को चुन चुन कर उनको बच्चे को बाहर किया जा रहा है कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब ये पढ़वे नहीं करेगा, लिखवे नहीं करेगा तो जातिवाद समझ ही नहीं सकता है। वो हमें मारना नहीं चाहते हैं, वो हमें सस्ता मजदूर बनाए रखना चाहते हैं। सस्ता समझ रहे हैं? ठेला चलाइए, रिक्शा चलाइए, ड्राइवरी कीजिए, आप उनके सुख सुविधा का सारा काम कीजिए, आपका कंधा पर हाथ रखेगा। लेकिन जैसे ही आप उन क्षेत्रों में जाएंगे जहां पावर है, पैसा है, राजनीति है, एसपी, डीएम, कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे, उनके पेट में दर्द होने लगता है। उसको लगता है कि ये तो हमारा बपौती था, ये कैसे बन गया। हमें इसीलिए सोच संस्थान चाहिए कि इसी पर बात करनी पड़ेगी। कोई भगवान हमसे नाराज नहीं है। हमें स्कूल से दूर रखा गया है, हमें बिजनेस से दूर रखा गया है, हमें सिनेमा से दूर रखा गया है, हमें लिटरेचर से दूर रखा गया है, हमें साहित्य से दूर रखा गया है। इसलिए हम लाचार और बेबस हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि अब ये लड़ाई उनको लड़नी पड़ेगी जो व्हाइट कॉलर जॉब में है, जिनके शरीर पर कपड़ा है, जो अच्छा पढ़े लिखे हैं, अच्छी नौकरियां में हैं। क्योंकि जातिवाद आपके साथ हो रहा है। वो जमाना गया जब वो हमें खाट पर नहीं बैठने देते थे, जूता लेके कहते थे कि जूता खोल के जाओ, वो अब नहीं होगा। हमारे जो नए जेनजी हैं उनको लगता है कि अब जातिवाद कहां है। अरे भैया, जातिवाद अब महीन हो गया है। अब जातिवाद शहरों में है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में है, कॉर्पोरेट में है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में है। कितना दलित पिछड़ा वाइस चांसलर है, कितना कैबिनेट सेक्रेटरी है, कितना हीरो है।
आईपीएल में कितने क्रिकेटर हैं आपको जाने नहीं दिया जाएगा, और चले भी गए तो आप पर अरे हमारा तो मुख्यमंत्री जेल चला जाता है, लालू यादव जेल चले गए, वो शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन, हमारा तो मुख्यमंत्री कोई दलित आदिवासी हो उसको जेल में डाल देता है। मैं बार बार कह रहा हूं ये मानसिक लड़ाई है, मैं 10 साल से इस सरकार से लड़ रहा हूं। सोचिए मेरे ऐसा आदमी जो हवाई चप्पल पहनता है, मैं इनकम टैक्स ईडी का 10 साल से जांच झेल रहा हूं। वो अधिकारी भी कहता है कि यार तुम्हारे पास पैसा नहीं है, सरकार कह रही है कि इसको फंसा के रखो, क्योंकि मैं 90% लोगों के हक अधिकार की बात कर रहा हूं। वो मुझे क्यों मारना चाहते हैं? उनको बोलने वाला आदमी नहीं चाहिए। मैं आईएएस बन जाऊं, कलेक्टर बन जाऊं, मैं उनका मुख्यमंत्री बनकर झंडा उठाऊं, बहुत अच्छा। लेकिन जब मैं इस देश के गरीब, शोषित, वंचित 90% लोगों के हक अधिकार की बात करूं, वो उसको मारना चाहते हैं। वो डरते हैं बाबा साहेब से, वो डरते हैं बीपी मंडल से, वो डरते हैं सोनीलाल पटेल के विचारों से, वो डरते हैं इस देश के तमाम उन बहुजन नेताओं से, और वो चाहते हैं कि कोई और ऐसा नेता पैदा ना हो। आपको जातियों में बांट रखा है, जाति बनाई ही इसलिए गई थी कि आप जातियों में बटे रहो, आप सब आरक्षण वाले लोग एक साथ हो जाओ। सोचिए इस देश में जातिवाद की जड़ें कितनी गहरी है। 10% का रिजर्वेशन बना इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, भाई साहब सभी राज्यों में लागू हो गया, और आप कह रहे थे 17 से 7%। मेरे एक्स हैंडल पर जाइए, मैंने उसको वॉल बना रखा है 10 दिनों से। इस देश में अभी दर्जनों ऐसे राज्य हैं जहां ओबीसी को 27% रिजर्वेशन नहीं है। और जातिवाद का सबसे बड़ा अड्डा मीडिया है, उसके बाद जुडिशियरी है, उसके बाद ब्यूरोक्रेसी है, फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी है। कहां तक बचिएगा? हर जगह जातिवाद है। इससे बचने का एक ही रास्ता है। ये जो आज हम कुर्सी पर बैठे हैं, अगर बाबा साहेब ने हमको वोट का अधिकार नहीं दिया होता तो ये गुंडा, ये जातिवादी लोग इतना बेईमान है कि 5 किलो राशन भी नहीं देता गरीब। ये 5 किलो राशन जो आज दे रहा है, वोट का डर है, और अब वो भी डर खत्म हो रहा है। अब वोट न रहेगा, बांस न बजेगी बांसुरी। 6 करोड़ लोगों का वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है। इन सब पर आपको शोध करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आप लोग बच जाएंगे तो आप लोग बहुत खुशफहमी में हैं। देश बर्बाद हो रहा है, देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। आपको पता है यहाँ के 10% लोग जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां चला रहे हैं, जो इस देश में मंत्री है, राज्यपाल है, गवर्नर है, जज है, उन सबके बच्चे कहां पढ़ते हैं? भारत में। सब अपना बच्चा को विदेश भेज रहा है, घर विदेश में खरीद रहा है। यहां कहते हैं ना कि मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम, अरे ये दुबई में जाके रहते हैं, दुबई में, ये अमेरिका में घर खरीद रहे हैं, लंदन में। और यहाँ के जो मूल निवासी हैं, दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, सारा पेड़ काटा जा रहा है, सारे संसाधन लूटे जा रहे हैं, सरकारी स्कूल और अस्पताल बंद हो रहे हैं। आज अस्पताल चले जाइए, आपका किडनी निकाल लेगा। 90% लोगों की हैसियत नहीं है कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके। हम लोग तो मजदूर थे और फिर से मजदूर हो जाएंगे, क्योंकि इस देश का बहुजन समाज डरा हुआ है, सहमा हुआ है, और जो पढ़ा लिखा है, जो समझता है, वो और गद्दार है। वो अपने आरामगाह से निकलना नहीं चाहता है और बोलना नहीं चाहता है। वही समाज आगे बढ़ेगा, वही कम्युनिटी आगे बढ़ेगी, वही देश आगे बढ़ेगा जिसके लोग ईमानदारी से बात करेंगे। और मुझे जिंदगी लंबी नहीं चाहिए, मैं लंबा जीवन नहीं चाहता हूं, शानदार जीवन चाहता हूं। मेरी लड़ाई इज्जत से मौत की है। जलालत की जिंदगी उनको मुबारक हो। बाबा साहब को कोई मार देगा, फूले पेरियार अंबेडकर को कोई मार देगा, पीढ़ी दर पीढ़ी उनको याद किया जाएगा। आपका क्या होगा? आज डॉक्टर बन गए। मुझे अभी बता रहे थे कि यहाँ पटेल समाज के 20 को डॉक्टर हैं रीवा में, अच्छे खासे हॉस्पिटल है। मैंने कहा बन गए, अब नहीं बनिएगा। 1 करोड़ रुपया कर दिया गया है फीस MBBS का प्राइवेट सेक्टर में।
कितना दलित पिछड़ा अपना 1 करोड़ रुपया देगा? पहले 150 रुपए सेमेस्टर में पढ़ाई होती थी। आज भी चीन में $140 15,000 में पूरे साल का खर्चा और रहना होता है। $7,000 में पूरी पढ़ाई हो जाती है। ये इतने बड़े शातिर लोग सत्ता में बैठ गए हैं जो पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई, किनके बच्चे मर रहे हैं अस्पताल के बाहर, किनको इलाज नहीं मिल रहा है, ये शोध का विषय है। इसीलिए आप बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। ये सब नहीं समझिएगा, नहीं बोलिएगा तो आपके सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे। आप मरेंगे नहीं, तिल तिल कर मरने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। आप रहेंगे लाचार और बेबस, आप रहेंगे, आपके शरीर पर कपड़ा नहीं होगा, आपके पेट में खाना नहीं होगा। और अगर ये सब हो भी गया, खाना और पेट, तो आपकी डिग्निटी, आपके आत्मसम्मान को रोज रौंदा जाएगा। आपको कहा जाएगा ये छोट जात है, नीच जात है और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी भी वक्त है, अभी संविधान है। एक जज साहब ने कहा था कि अगर हम सब ने मिलकर संविधान बचा लिया तो ये संविधान हम सबको बचाएगा। संविधान के अलावा इस देश के बहुसंख्यक आबादी, महिलाओं, संविधान के अलावा कोई अधिकार नहीं है। लेकिन वो भी तब लागू होगा जब आप उन पदों पर पहुंचेंगे। इसलिए कसम खाइए कि आज से अपने बच्चों को एसपी, डीएम, कलेक्टर, नेता से नीचे सोचवे नहीं करेंगे, वैज्ञानिक से नीचे सोचवे नहीं करेंगे। आप जानते हैं एक युद्ध चल रहा है ईरान और अमेरिका में। 90% महिलाएं ईरान की लिटरेट हैं, 99%, 70% महिलाएं वहां वैज्ञानिक बन गई हैं। तब वो अमेरिका से लड़ रहा है। हमारे यहां क्या चल रहा है? बाबा लोग प्रकट हो गए हैं। बाबा लोग, ये बाबा लोग 10-10 रुपया लेके करोड़पति हो रहा है, मर्सिडीज पर चल रहा है, चार्टर विमान में चल रहा है। और भक्त बेचारे, भक्तों की हालत देखिए। भक्त जो है, पेट में दाना नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है। ये अंधविश्वास और कर्मकांड मेरे कहने से दूर नहीं होगा। शिक्षा के अलावा और कोई रास्ता नहीं है जो शोषित वंचित समाज का भला कर सके। इसलिए नेता जात वाला मत चुनिए, नेता उसको चुनिए जो आपके लिए पॉलिसी बनाए। इसी मध्य प्रदेश के अर्जुन सिंह नहीं होते तो ओबीसी समाज का आदमी स्कूल कॉलेज नहीं गया होता। 2005 में अर्जुन सिंह ने, मैं उनका कृतज्ञ हूं, अर्जुन सिंह जब एमएचआरडी में मंत्री थे तब उन्होंने हमें आरक्षण को लागू किया और कहा कि ओबीसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आरक्षण लागू होगा 27%। और उसी उनको बाद में राजनीतिक रूप से मार दिया गया अर्जुन सिंह को। और एक मंत्री आया बाद में, उसने नीट बना दिया, यूजीसी बना दिया, सीयूटी बना दिया। और आज ड्रामा देख रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे भाइयों, ये लड़ाई बंदूक से नहीं, कलम से लड़ी जाएगी। ये लड़ाई पत्थर डालने से नहीं लड़ेगी। ये लड़ाई जवान लंबा करने की है। जितने संख्या में लोग बैठे हुए हैं, आज से आप लोगों ने सोशल मीडिया हमारा मीडिया है, अगर लिखना, पढ़ना और बोलना शुरू कर दिया तो जातिवाद भी खत्म होगा और आपके संवैधानिक अधिकार भी मिलेंगे। नहीं तो कोई बाबा साहब नहीं आएंगे, कोई फूले पेरियार में बैठकर नहीं आएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है, बुद्ध ने कह दिया है, सबको मरना है, कोई वापस नहीं आएगा। अब मरना भी हम सबको है। उनका विचार है हमारे साथ। इसलिए जाति तोड़िए, जमात बनाइए और किसी कीमत पर। संपत्ति परमानेंट नहीं है, आपका बिल्डिंग भी परमानेंट नहीं है। 100 साल ही उम्र है संपत्ति की भी और परमानेंट की भी। कुछ ऐसा कर जाइए कि समाज आपको याद रखे, आपके नाम पर तालियां बजे। मैं गांव में पैदा हुआ, मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाता हूं, न बोलता हूं। समाज के छोटे छोटे हक अधिकार के लिए 365 दिन यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूं। आज मुझे आप रीवा में बुला के खाना भी खिला रहे हैं और सम्मान भी दे रहे हैं। तो इसलिए हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है कि हमको अपना परिवार भी चलाना है, अपना घर भी चलाना है। और बाबा साहब ने कहा है पे बैक टू सोसाइटी। हमारे भाई जो छूट गए हैं, अपने आमदनी से
उनको आगे लाना है और ऐसे संस्थान बनाने हैं ताकि हम समाज के बारे में बात कर सके, योजनाएं बना सके। और आखिरी लाइन, इस देश के 90% लोगों के पास न जमीन है, न बिजनेस है, न इमारत है, न बिल्डिंग है। बाबा साहब का संविधान है, वोट का अधिकार है, उसको किसी कीमत पर बचाइए, नहीं तो हमारी आने वाली नस्लें गूंगी, बहरी, लाचार और बेबस हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।